हो गया। देखेंगे आज हम लोग एक नए टॉपिक लेकर आए हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज। देखिए मेरे दोस्त, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज किसको कहते हैं? अब जरा समझिए इसको। कहता है कि हमारे यूनिवर्स में अगर दो से अधिक मासेज रहेंगे, मल्टीपल मासेज रहेंगे, और मुझे किसी सिंगल मास पर, मुझे किसी इंडिविजुअल मास पर उन सारे मल्टीपल मासेज के कारण अगर कितना अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, अगर वो निकालना रहे, तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। अब जरा यहां देखिए, मान लीजिए कि ये m मास है, m1 है, a m2 मास है, a m3 मास है, a m4 मास है, a m5 मास है। बहुत सारे यार, बहुत सारे मासेज हैं, n टाइम मासेज है, बहुत सारे सेवरल मासेज इस यूनिवर्स पर है। और मुझे क्या कह रहा है? मुझे कह रहा है कि मुझे, अगर क्वेश्चन में रहा या फिर सुपरपोजिशन के अनुसार रहा, कि मुझे m1 पर कितना नेट फोर्स लग रहा है, m1 पर कितना फोर्स लग रहा है। तो जरा सोचिए, क्या m1 पर m2 लगाता होगा सिर्फ, क्या m4 लगाता होगा, क्या m3 लगाता होगा, क्या m5 लगाता होगा, क्या mn लगाता होगा? सब लगाता होगा। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि सिंगल मास पर लगने वाला जो नेट फोर्स होते हैं, वो जितने भी मल्टीपल मासेज हैं उनके द्वारा लगने वाला फोर्स का वेक्टर सम के बराबर होता है। फिर से एक बार, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज क्या होता है? तो हमारे यूनिवर्स में अगर दो से अधिक मासेज रहेंगे, मोर देन 2 मासेज रहेंगे, और किसी इंडिविजुअल मासेज पर, जैसे मुझे इस पर निकालना रहा, तो इस पर नेट फोर्स कितना होगा? तो जितने मासेज के कारण फोर्स लगेंगे, जितने मासेज के कारण फोर्स लगेंगे, उस सारे फोर्स का वेक्टर सम के बराबर होगा। जैसे मेरे दोस्त, किस पर फोर्स कह रहा है निकालने आपको? 1 पर। जिस पर नेट कहे उसको हम लिख लेंगे, नोमेनक्लेचर सीखिए कैसे लिखा जाता है। तो 1 पर फोर्स कौन लगा रहा होगा? 2 लगा रहा होगा, तो 1 पर 2। अब एक बात यहां समझना है दोस्त, जिस पर नेट फोर्स निकालना कहे हम उसी का डायरेक्शन लेंगे। उसी का डायरेक्शन लेंगे का मतलब क्या? m1 इधर अट्रैक्ट होगा और m2 इधर अट्रैक्ट होगा, दोनों में अट्रैक्शन होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होते हैं। तो मुझे कौन डायरेक्शन चाहिए? मुझे किस पर नेट फोर्स निकालना है? m1 पर। तो कौन वाला डायरेक्शन चलेगा? m1 वाला डायरेक्शन चलेगा, a वाला डायरेक्शन नहीं चलेगा। समझ ना? तो डायरेक्शन हमेशा उसी का लेना है जिस पर नेट फोर्स निकालना रहे। तो हम इसका डायरेक्शन नहीं लेते, हम इसका कि भाई अट्रैक्ट होने उधर जा रहा है। वैसे ही फोर्स O1 पर कौन लगाएगा? 3 लगाएगा, और चूंकि अट्रैक्टिव नेचर का, तो हमको इसका अट्रैक्शन दिखाना है। फोर्स O1 पर कौन लगाएगा? 4, इसका डायरेक्शन चूंकि अट्रैक्टिव नेचर का है, तो A अट्रैक्ट होने इधर जाएगा, A भी जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन से मुझे मतलब नहीं है। AM5 इधर अट्रैक्ट होने जाएगा, तो फोर्स O1 पर किसके कारण? 5 के कारण। ऐसे जितने भी मासेज रहे O1 पर किसके कारण? N के कारण, सॉरी A वाला इधर, इसका अट्रैक्शन मुझे चाहिए O1 पर N के कारण। तो क्या हो गया? सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज क्या हुआ? द वेक्टर सम ऑफ द ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू द नेट फोर्स ऑफ द इंडिविजुअल मासेज, सिंगल मासेज। जिस पर नेट फोर्स निकालना होता है उस पर और सारे मासेज के कारण जितने सारे फोर्स लगते हैं, उन सारे फोर्सेज का वेक्टर सम हम कर देंगे। इस पर लगने वाला नेट फोर्स हमें निकल जाएगा, और इसको, प्रिंसिपल को, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज। भैया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मिलेगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेज रहेगा, इसलिए अच्छे समझ लीजिएगा। पिछले क्लास में भी हम बोले थे कि वेक्टर अच्छा चाहिए, कंपोनेंट तोड़ने अच्छा चाहिए, ज्योमेट्री का ज्ञान अच्छा चाहिए, तब आप सुपरपोजिशन अच्छे से करेंगे। तो आप समझ गए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। अब क्वेश्चन इससे करते हैं मेरे दोस्त, जरा क्वेश्चन इससे करते हैं, बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, जरा सा समझिएगा मेरे दोस्त, कुछ क्वेश्चन हो जाए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 2 मास हैं, एक मास m है और एक मास nm है। क्वेश्चन समझिएगा, n ग्रेटर देन 1 है, जो n है वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है।
आर है। तो क्वेश्चन है कि एक तीसरा मास, वो तीसरा मास मान लिया एम नॉट, तीसरा मास मान लिया एम नॉट। तो क्वेश्चन है कि अगर एक एम मास एक एनएम मास आर डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है, तो एक तीसरा मास एम नॉट को हम कहां पर प्लेस करें, हम कहां पर रखें कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो के बराबर हो, इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो के बराबर हो, यानी नेट फोर्स जीरो आ जाए। जरा सोचते हैं, सोचिए जरा कॉन्सेप्ट। हम एम नॉट को उठाते हैं, आउटसाइड रखते हैं, हम एम नॉट को यहां रखते हैं, ठीक है। अब जरा इस पर लगने वाला फोर्स समझिएगा। तो इसके और इसके बीच फोर्स लगेगा, इसके और इसके बीच फोर्स लगेगा। एक इधर अट्रैक्ट होने आएगा, बोलिए इधर, एक इधर अट्रैक्ट होने आएगा इधर। अट्रैक्टिव नेचर का मुझे किसका डायरेक्शन चाहिए जल्दी बताओ। तो मुझे इसका डायरेक्शन चाहिए, इसका डायरेक्शन से हमको कोई मतलब नहीं है। अब जरा समझिए, क्या इस एम नॉट पर सिर्फ यही मास फोर्स लगाता होगा या ए वाला भी लगाता होगा? तो ए वाला भी लगाता होगा, क्योंकि सिस्टम में ये मास है। तो ए एन एम इस पर कैसे लगाता होगा? तो ए एन एम अट्रैक्ट होने इधर जाता होगा, ए एम नॉट किधर जाता होगा? इधर जाता होगा। बोले किसका डायरेक्शन लेना है? तो इसका डायरेक्शन हमको नहीं लेना है, क्योंकि हमें नेट फोर्स जिस पर निकालना है दोस्त, उसका डायरेक्शन लेना है। तो इसका डायरेक्शन लेना है। अब बोलिए जरा, बोलिए दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। कैसा वेक्टर हो गया? पैरेलल वेक्टर। और बताइए जरा, पैरेलल वेक्टर कभी जीरो होंगे क्या? पैरेलल वेक्टर कभी जीरो होते हैं? नहीं होते हैं। समय ना ऐसे भी सोचो ना, हम ऐसे खड़ा है और एक इंसान आया उधर से खींचा, दूसरा भी आया उधर से खींचा, तो क्या हम यहां पर रुके रह जाएंगे? क्या मेरा रिजल्ट यहां जीरो होगा? नहीं होगा। लेकिन एक उधर से खींचे, एक इधर से खींचे, तो मे भी पॉसिबल है कि हम यहां रुक जाएं। जब दोनों बराबर बराबर फोर्स लगा देगा तो हम यहां रुक जाएंगे। तो नेट जीरो के लिए सबसे बड़ा कंडीशन है कि भाई वेक्टर एंटी पैरेलल होना चाहिए, लगने वाला फोर्स एंटी पैरेलल होना चाहिए। लेकिन इस मास पर इसके कारण जो फोर्स लग रहे हैं वो एंटी पैरेलल नहीं है, वो क्या है दोस्त? पैरेलल है। इसलिए कभी भी यहां पर जीरो नहीं होगा। तो ये बात से हम भाग गए कि भाई यहां जीरो होगा ही नहीं। अब देखिए इधर रख के देखते हैं, सोचिए एम नॉट, क्या एम अट्रैक्ट करेगा इसको? आ जाओ, हम इसी का डायरेक्शन लेंगे, इधर जाएगा। क्या एन इसको अट्रैक्ट करेगा? इधर आ जाएगा। भैया ये भी पैरेलल हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब जरा सोचते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट हमको यहां पर लिख देते हैं, याद रखना, एम नॉट नेवर प्लेस्ड आउटसाइड द मासेज। कभी भी इसको आउटसाइड नहीं रखिएगा, क्योंकि जीरो नहीं देगा वो आउटसाइड रखने में। तो कहां रखना है? इनसाइड रखते हैं। चलिए इनसाइड रख के चेक करते हैं। मान लो एम नॉट यहां रहा, चेक करते हैं पहले एम नॉट, ठीक है, चेक करो। एम नॉट किधर जाएगा? इसके कारण किधर जाएगा? इसके कारण किधर जाएगा? दोनों में अट्रैक्शन होगा, किसके? दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो किधर जाएगा? हमें इसका डायरेक्शन चाहिए, तो इधर जाएगा सर, ठीक है। ये दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो ये किधर जाएगा? तो इधर जाएगा। बोलिए एंटी पैरेलल आ गया, एंटी पैरेलल आ गया, रिजल्ट जीरो दे सकता है। यानी दो मासेज को आउटसाइड रखेंगे नहीं, इनसाइड रखेंगे, और जब इनसाइड रखेंगे तब पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट जीरो आएंगे। अब देखिए कैसे रखना है। तो जो भी स्मॉलर मास मेरे मित्र, जो भी स्मॉलर मास है, इसमें स्मॉलर मास ए है, लार्जर मास ए है, तो जो भी स्मॉलर मास है उस स्मॉलर मास से डिस्टेंस आप x ले लो, ठीक है। और बच गया कितना है वाला दोस्त? r माइनस एक्स, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। हमेशा डिस्टेंस स्मॉलर मास से लेना, स्मॉलर मास से डिस्टेंस x मानना है। अब नोमेनक्लेचर के लिए हम थोड़ा लिखने के लिए अपने नाम दे देते हैं ए बी सी। तुझे किस पर नेट फोर्स जीरो करना है? एम नॉट पर। एम नॉट पर नेट फोर्स क्या करना है? जीरो करना है। बोलिए हाँ या ना। तो मैं लिखता हूं नोमेनक्लेचर, फोर्स मुझे बी पर निकालना है। तो बी पर फोर्स कौन लगाता है? तो ए लगाता है। वेक्टर सम करना है, प्लस फोर्स बी पर कौन लगाता है? सी। तो वेक्टर सम करेंगे। और तो अभी नहीं है, नहीं है, गुड। नेट फोर्स बी पर कितना करना है? जीरो। चलो फोर्स का फॉर्मूला जी, बी पर मास कितना है? तो एम नॉट। ए पर कितना मास है? तो एम।
बी और ए के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा एक मिनट, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो जो बी पर फोर्स ए लगा रहा है उसका डायरेक्शन मुझे चाहिए, क्योंकि समेशन वेक्टर से करना है तो डायरेक्शन मुझे चाहिए। तो बताइए ए एम नॉट बी पर ए के कारण, तो एम नॉट इधर जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर है फोर्स का, तो माइनस आई प्लस माइनस बाद में कर लेंगे। बी और सी पहले निकालिए। तो बी पर मास एम नॉट, जी एम नॉट, सी पर मास एन एम, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर। डायरेक्शन जरा देखिएगा जी, जिस पर फोर्स निकालना है उसी का डायरेक्शन लेना है। तो मुझे एम नॉट पर निकालना है, इसके कारण ए इधर जाएगा तो माइनस आई हो जाएगा। मेरे दोस्त इधर ले आओ, जी एम नॉट एम बाई एक्स स्क्वायर आई, और इधर ए आएगा, इधर तो प्लस माइनस ए प्लस हो जाएगा, सॉरी ए प्लस हो जाएगा, इधर प्लस होता है, समझ ना। तो बराबर जी एम नॉट एन एम डिवाइडेड बाई आर माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर। मेरे लाल लालियों ए कैंसल हो जाएगा, क्या बच जाएगा जरा बताइए जी, क्या बच जाएगा जरा बताइए? ओ 1/x स्क्वायर बराबर एन बटा आर माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गया? अब जरा समझ में आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। अच्छा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए दोस्त। तो 1/x बराबर एन रूट में आ जाएगा और ए स्क्वायर हट जाएगा। गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आर माइनस एक्स बराबर रूट एन एक्स। बातें समझ में आ रही है? अब जरा दोस्त आर बराबर रूट अंडर एन एक्स, ए एक्स उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। बोलिए एक्स कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा मेरे दोस्त? रूट अंडर एन प्लस 1। एक्स निकालना है तो आर बटा रूट अंडर एन। बोलिए जी आया समझ में? तो आप एक्स निकाल लिए। अब आपको कोई पूछे कि एम नॉट को कहां रखेंगे, तो स्मॉलर मास से इतना डिस्टेंस पर रखेंगे। अब लार्जर मास से पूछ देगा तो आर में से एक्स घटा देंगे, अरे ये दूरी निकल जाएगा ना, तो आर दिया रहेगा तो आर में से एक्स घटा देंगे तो लार्जर मास से निकल जाएगा। बेटा ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कम कॉन्सेप्ट है। आपको एक फार्मूला मिल गया, एक बेहतरीन फार्मूला मिल गया। अब इस फार्मूला से चुटकी में क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे जरा देखिए, कैसे जरा देखिए, सुनिएगा कैसे जरा देखिए, कैसे जरा देखिए, देखिए जी इधर देखिएगा मेरे दोस्त, एक मास है m, एक मास है 3m। चलो अब मुझे पूछ रहा है कि m और 3m के दो मासेज हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो m नॉट को कहां पर रखेंगे? वेयर शुड बी m नॉट प्लेस्ड देन नेट फोर्स बिकम 0। तो ये तो मुझे पता है कि बाहर रखेंगे नहीं, बाहर रखने से 0 नहीं आता, तो कहां रखेंगे? तो स्मॉलर मास से हम बता चुके हैं कि x डिस्टेंस पर रखेंगे, तो इधर वाली दूरी क्या बच जाएगी? r माइनस। अब उतना लंबा कहानी नहीं करना दोस्त, आपको फॉर्मूला दे दिया x बराबर r रूट अंडर, r अगर 5 मीटर 10 मीटर रहे तो पुट कर देना, हम यहाँ 10 मीटर 20 मीटर नहीं दिए, r ही रहने देना, क्या जाता है। n बताइए दोस्त, n कितना है? तो 3, तो रूट अंडर 3 आप प्लस का लीजिए, लीजिए जी, बन गया बन गया। एक क्वेश्चन है, अच्छा m मास है, m मास है, ऐसा दोनों बराबर रहेगा तब लाइटर किसको मानेंगे? अरे भाई किसको मान लो, किसी को मान लो, दोनों बराबर है तो किसी को मान लो। दूसरा टाइप का, तो a यहां पर x मान लिया, a बच जाएगा r माइनस एक्स। बोलिए जी, अब बोलिए x कैसे निकालते हैं? तो r बटा रूट अंडर n, यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 1 है, 1 है, तो 1 प्लस 1, बताइए मेरे दोस्त, r रूट 1 होता है, 1 प्लस 1 यानी 2, यानी बहुत अच्छा बात। क्या अच्छा बात? कि अगर दोनों मास बराबर रहेंगे
तो हम ये दोनों मास के मिड पॉइंट पर एम नोट को रखेंगे, तब जाके वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो जाएगा। बातें समझ में आया? बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्त। एम और यहां पर 4m रख दो, स्मॉलर मास है, x डिस्टेंस मान लो, बोलिए x बराबर r, डिस्टेंस r नहीं दिया हुआ तो r मान लेना, रूट n की जगह कितना 4 का रूट कितना 2 प्लस कितना 1 यानी r/3। तो आप अब क्वेश्चन बनाने के लिए सीख गए भाई, उससे वो फॉर्मूला याद रखेंगे, याद क्या रखेंगे, कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, समय ना, तो आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, समय ना। अब इस टाइप का क्वेश्चन में आपको परेशानी नहीं होगा कि दो मासेज के बीच अगर मुझे थर्ड मासेज को रखना है और उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 0 हो तो मुझे उम्मीद है कि आप बना देंगे। चलिए थोड़ा और क्वेश्चन को हम लाते हैं, सुनिएगा मेरे दोस्त, और क्वेश्चन को लाते हैं। मेरे लाल लालियों ध्यान दीजिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कुछ लाते हैं, ठीक है? ठीक है मेरे दोस्त। कह रहा है कि एक मास m यहां पर है, एक मास m यहां पर है, एक मास m यहां पर है। देखिए थोड़े छोटे से बढ़ाएंगे फिर क्वेश्चन को। तो कह रहा है कि एक, अच्छा पहले इसी को कर लेते हैं, इसी को छोटा क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 3 मासेज हैं, अब तीनों मासेज में से कोई एक मास ले लीजिए, ए बी सी, कोई एक मास ले लीजिए। जैसे मुझे कोई कह दे फाइंड द नेट फोर्स ऑन बी, कहीं पर कह दे, कोई कहा कि नेट फोर्स बी पर निकालिए। अब एक ख्याल रखना है क्या कि जिस पर नेट फोर्स निकालना है उसी का डायरेक्शन लेना है। तो चलिए इस पर नेट फोर्स निकालना है मेरे दोस्त, बोलिए ए चिपकने जाएगा, इधर अट्रैक्ट होने जाएगा, ए भी आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन से मतलब मुझे नहीं है, मुझे नेट फोर्स इसका चाहिए, तो ए चिपकने उधर जाएगा। अच्छा इसका साइड मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड ए और ए मान लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड बराबर होते हैं आपस में। और आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल भी सेम होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समझे ना। अब सुनिए जी, ए इधर चिपकने जाएगा, यानी एम पर ए एम लगा दिया, अब इस एम पर कौन बचा लगाने के लिए, ए लगा, बस चुटकी में क्वेश्चन बनेगा। आपको वेक्टर अच्छा है तो एक इधर अट्रैक्ट होने जाएगा, इधर अट्रैक्ट होने जाएगा। जरा सोचिए जी, ए वाला फोर्स कितना, ए वाला फोर्स कितना, तो जी इसका मास एम, इसका मास भी एम, एम स्क्वायर और साइड कितना ए स्क्वायर। जरा सोचिए ए वाला फोर्स कितना जी, तो जी इसका मास एम, इसका मास एम, एम स्क्वायर भाई। क्या इधर वाला फोर्स और क्या इधर वाला फोर्स दोनों आपस में बराबर है? ऐसे ही ना मिला दोस्त, ऐसे ही ना मिला मेरे मित्र। ए फोर्स और ए वाला फोर्स ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। सोचिए जरा, और दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। जरा वेक्टर ना लगाइए जी, वेक्टर पढ़ के आने बोले थे कि दोनों फोर्स अगर बराबर रहेंगे, दोनों फोर्स अगर बराबर रहेंगे, पहले तो आप रूल लगाओ, ट्रायंगल ना लगेगा या पैरेललोग्राम लगेगा, तो पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर टेल टेल मिल रहे हैं, टेल टेल मिल रहे हैं, तो जब दो वेक्टर टेल टेल मिलते हैं तो उसका रिजल्ट डायगोनल होता है मेरे दोस्त, ए रिजल्ट होगा, ए रिजल्ट होगा। और रिजल्ट कितना होगा, याद करो, याद करो, मैं इधर लिख देता हूं, कहीं मैं यहां लिख देता हूं, रिजल्ट याद करो। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपस में बराबर होता था तो हम क्या बताए थे, इसको x मान लो, तो हम क्या बताए थे कि अगर थीटा 0 डिग्री आएगा तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा। अगर थीटा कैसे हुआ, अरे यार नहीं बताए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या यार तुम भी cos 0, बोलो a की जगह x स्क्वायर है, b की जगह भी x स्क्वायर, दोनों बराबर है, प्लस 2x स्क्वायर cos 0 1, बोलो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कितना पढ़ोगे, है नहीं, 4 का रूट 2 और x का 2x, वही फॉर्मूला है, बस आपको टेक्निक था, सब ये सब पढ़ाए थे वेक्टर में। थीटा 0 तो कितना 2x मेरे दोस्त, थीटा 60 तो रिजल्ट होता था रूट 3x, बोलो थीटा 90 तो रिजल्ट होता था रूट 2x, याद रहेगा तब दोस्त। और थीटा 120 तो रिजल्ट होता था x के बराबर ही, थीटा 180 रिजल्ट होता था 0 के बराबर। भाई याद करना चाहिए था। अब देखो यहां पर
क्या ए वाला फोर्स दोनों बराबर है? हाँ सर बराबर है। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो बोलो रिजल्ट बराबर क्या? देखो 60 पर √3 x का मतलब 1, तो √3 आप, तो √3 x का वैल्यू बोलो कितना निकाले हो? दोनों बराबर है तो कितना निकाले हो? तो gm² a² बन गया। तो ऐसे आपको वेक्टर अगर अच्छे हैं तो भैया आपको सुपरपोजिशन कभी परेशान नहीं करेगा। वेक्टर कमजोर है, कंपोनेंट कमजोर है, एंगल नहीं बुझाता है, सेंट्रॉइड नहीं बुझाता है, समय ना बाइसेक्टर नहीं बुझाता है, भाई आपको सुपरपोजिशन परेशान कर देगा, समय ना परेशान कर देगा। और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आज केवल सुपरपोजिशन से क्वेश्चन करवाते हैं, समय ना सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अभी ट्रायंगल का ही काम कर लेते हैं। सेंट्रॉइड की बात आई तो याद आया, यहां पर m मास, यहां पर m मास, यहां पर m मास, एक मास हमने m0 यहां रखा, समझना। अब कह रहा है कि भैया नेट फोर्स m0 पर निकालिए कितना होता है। चलो किस पर निकालना है? m0 पर। हम किसका डायरेक्शन लेंगे? बोल किसका डायरेक्शन लेंगे? जिस पर नेट फोर्स निकालना हो। तो मेरे दोस्त m0 क्या इस तरफ से चिपकने जाएगा? भाई बार बार मैं लिख नहीं रहा हूं, ए 60 डिग्री है, ए 60 डिग्री है, ए इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये सब बात क्वेश्चन में दिया हो रहेगा, ठीक है। तो ए इधर आएगा तो 60 है मेरे दोस्त, पूरा 60 है, तो ए वाला एंगल 30 डिग्री। राइट नाउ क्या m0 इधर अट्रैक्ट होने इससे भी जाएगा, तो बोलो ए 60 से अब क्या ए वाला होगा 30, और 30 उधर चल जाएगा। बोलिए जी क्या m0 इधर भी अट्रैक्ट होने जाएगा? बोलिए हाँ या ना? हाँ जाएगा। तो फिर ए भी कितना कितना हो जाएगा दोस्त? 30 और कितना 30, ए भी 30 30 30 30। चलो अब सुनो, मुझे नेट फोर्स किस पर निकालना है? m0 पर। देखो आपको याद रखना चाहिए भाई, समय ना आपको याद रखना चाहिए, समय ना ऐसे आप cos थीटा बेस बाई हाइपोटेनस करके ए वाला डिस्टेंस निकालिएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट आपको याद करवा रहा हूं, आप ज्योमेट्री में पढ़े होंगे 10th क्लास में कि ये सेंट्रॉइड होता है ट्रायंगल का सेंट्रॉइड से किसी वर्टिसेज के बीच की दूरी आपस में बराबर होते हैं, ये सारी दूरी आपस में बराबर होगा। और ये दूरी एल वाई एल यहाँ ए है तो a बाई √3, मतलब साइड का 1/√3 होता है। तो ये सारी दूरी बराबर है और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? a बाई √3। जरा सोचिए एक बहुत सुंदर बात, m0 इधर आ रहा है, m0 इधर आ रहा है। देखो जब भी बनाओ वेक्टर से बनाओ, मजा आ जाएगा। a इधर आ रहा है, a इधर आ रहा है। पहले m0 पर e दोनों किधर लगाए इसको देखिए, a 30 और a 30 मेरे भाई, ये कितना 120, a भी कितना 120, a भी कितना 120। तो चलिए जी a 120। अब सुनिएगा, ए डिस्टेंस बराबर है, दोनों मास m और m0, ए डिस्टेंस बराबर m और m0। तो अगर a f होगा मेरे दोस्त, a f होगा तो a भी f होगा। क्यों f होगा? क्योंकि मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स बराबर होंगे। जरा देखिए उधर जी, पहले लगाइए, कौन ला लगेगा? पैरेललोग्राम। टेल मिल रहा है तो इसका रिजल्ट इधर आएगा। बोलिए जी रिजल्ट इधर आएगा। और ये रिजल्ट कितना होगा? जल्दी बोलो। दो फोर्स, दो वेक्टर जब 120 डिग्री पर होते हैं तो उसका रिजल्ट वही वाला हो जाता है। बोलो जी, तो रिजल्ट x आया, माने रिजल्ट फोर्स के बराबर हो जाएगा। क्या नहीं पढ़ा है वेक्टर में यार? अब पढ़ोगे है नहीं, दोनों फोर्स आपस में बराबर रहेंगे, 120 डिग्री एंगल रहेंगे तो रिजल्ट फोर्स के बराबर हो जाते हैं। तो रिजल्ट फोर्स के बराबर आ गया। मैग्नीट्यूड की बात कर लो। चलिए आगे बढ़िए। क्या इस मास पर एक और फोर्स लग रहा था? तो हाँ सर लग रहा था। किधर लग रहा था? तो ऊपर साइड लग रहा था, ऊपर साइड ऐसे लग रहा था। ए डायरेक्शन हो गया इसका। तो ये कितना होगा? देखो तो m0 m, मतलब ए वाला भी फोर्स उतना ही होगा। क्यों सर? क्योंकि मास सेम है, डिस्टेंस क्या है? सेम है, तो वही होगा। अब बताओ, दो वेक्टर आपस में बराबर हो और दोनों के बीच का एंगल 180 हो तो रिजल्ट उसका 0 आता है। कट गया, यानी नेट फोर्स क्या 0 आ गया। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन आप सेकंड में बना लेना, ये बहुत टफ नहीं है। देखो कैसे, साइड बराबर, सब तीनों साइड बराबर, तीनों के एंगल बराबर, तो सिमेट्री का कॉन्सेप्ट से
सिमेट्री का कॉन्सेप्ट जहां लगेगा, सिमेट्री का कॉन्सेप्ट जहां लगेगा वहां नेट फोर्स जीरो। सिमेट्री हो गया दोस्त, और सिमेट्री हुआ तो नेट फोर्स का जीरो। तब डायरेक्ट भी आप तो भाई एग्जाम दोगे नीट वगैरह का समय ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव देखोगे ना तो नेट फोर्स का जीरो। जैसे सुनो, जैसे पेंटागन, हेक्सागन, फलनागन, समय ना 1 2 3 4, चल कोची बन गया पता नहीं, 2 2 4, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन बन गया, ठीक है। अब मास सब पर है, एम 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 एम, हेक्सागन बने, पेंटागन रेगुलर हेक्सागन होता है, कैसे रहेगा वैसे बना दें 1 2 3 4, अरे रेगुलर नहीं है, रेगुलर हेक्सागन बनाना है। और यहाँ पर एक एम नॉट मास रखो और पूछे कि नेट फोर्स कितना होगा, तो देखो सिमेट्री निकाल दो, आराम से बन जाएगा दोस्त, आराम से। 6 है तो सब 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, सारे साइड आपस में बराबर, सिमेट्री से नेट फोर्स कितना, एक सेकंड में नेट फोर्स कितने, जीरो। तो ये तो सिमेट्री वाले कॉन्सेप्ट से आप, जीरो वाले कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। समय ना कुछ और क्वेश्चन है जो सिमेट्री से नहीं बल्कि थोड़ा वेक्टर से, थोड़ा वेक्टर का एडवांस से बनता है। चलो एक और सिमेट्री वाला बता देता हूं, सुनिए दोस्त, एक और सिमेट्री वाला सोचो, फिर हम कुछ और बात कर लेते हैं इसी में। देखो पढ़ना है यार, इसका ना ये पढ़ लोगे तो आपको इलेक्ट्रोस्टैट का सुपरपोजिशन भी आसान हो जाएगा, वहाँ भी आसान, एम 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 और बीच में रहा एम नॉट। बोलिए सिमेट्री हो गया, ए इधर अट्रैक्ट होने आएगा, अरे नेट इस पर निकाल रहा है तो इसी का डायरेक्शन लेंगे, बोलिए इधर आएगा, बोलिए उधर जाएगा अट्रैक्ट होने, इसको मत लाना, इसको लेके जाना, नेट इस पर निकालना है, इधर अट्रैक्ट होने जाएगा, एंगल 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 बराबर, साइड बराबर, सिमेट्री से नेट फोर्स जीरो। एक सेकंड में क्लियर है, नेट फोर्स क्या आएगा, जीरो। सर सिमेट्री नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम, देखना वेक्टर लगा देना, कंपोनेंट कर देना, बहुत सारी बात है। अब जरा सुनो, अब वही बात करते हैं। पहले मेरे दोस्त ट्रायंगल ले लिए, यहां पर एम, यहां पर एम, यहां पर एम, अब नहीं है सेंटर पर नहीं है। अब एक मास एम नॉट यहां पर मैंने लिया, बताइए जी नेट फोर्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, बताने की जरूरत नहीं है, 60 डिग्री 60 डिग्री, ए है, ऑल साइड्स आर बराबर, इक्विलैटरल का ये गुण होता है। चलिए एम नॉट निकालिए, एम नॉट यहाँ मिड पॉइंट पर है, लिख देता हूं, एम नॉट कहां पर है, तो मिड पॉइंट पर है, और एम नॉट पर निकालना है तो मिड पॉइंट पर है तो a/2 कर दो। अब सुनो जरा, वेक्टर लगाओ, वेक्टर चिपकने किधर जाएगा एम नॉट, बोलिए जरा, तो इधर जाएगा, क्योंकि इसी पर नेट निकालना है ना, तो इसी का डायरेक्शन इधर जाएगा, एक इधर जाएगा चिपकने, इधर जाएगा, बोलिए एम नॉट एम, मास बराबर, बोलिए डिस्टेंस बराबर, ये दोनों तो खत्म हो गया, अब एक इस पर और फोर्स लगा रहा है, कौन, एम, तो ए इधर जाएगा चिपकने, क्योंकि ये दोनों तो खत्म ही हो गया, अरे ये दोनों तो खत्म हो गया, अब इधर जाएगा चिपकने। अब इसका देखिए, इसका निकालिए, तो ए है, a/2 है, तो ए वाला साइड निकालिए, कैसे निकलेगा, अरे ऐसे हो जानते हो इक्विलैटरल ट्रायंगल का हाइट कितना होता है, √3/2 इंटू साइड। देखो ऐसे बताते, ये हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, बोलिए माइनस बेस का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बटा कितना, 4 लिख सकते हैं। अरे परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, 90 है, तो क्या यार, तो क्या हो जाएगा, 4a² माइनस a² बटा 4 अब बोलो ये सब यार 10th क्लास में सीखे थे हम लोग, 3a²/4 बोलो √3/2 इंटू साइड, यानी कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो हाइट होता है √3/2 इंटू ए होता है। निकाल दो फोर्स, क्योंकि ये तो कैंसल ही हो गया है, तो खत्म कहानी करो। अब तो जो फोर्स इस पर लग रहा होगा वो इसके कारण लग रहा होगा, तो Gm नॉट, और डिस्टेंस इसका √3/2a, और इसका स्क्वायर पूरा बोलो, 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चल जाएगा मेरे दोस्त, तो Gm नॉट और √3 का स्क्वायर 3s हो गया। वेक्टर अच्छा, सुपरपोजिशन अच्छा, न्यूमेरिकल अच्छा नहीं, वेक्टर अच्छा, न्यूमेरिकल अच्छा नहीं। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना, क्लियर है तो क्लियर है। चलिए
हम लोग क्वेश्चन करना सीखते हैं वेक्टर से। देखते हैं कुछ क्वेश्चन और अब मेरे पास हो तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ चलिए एक क्वेश्चन और है, सुनिए जी। कुछ क्वेश्चन करते हैं ऐसे जिसमें सिमेट्री नहीं मिले, ये ना कि खाली सिमेट्री कर करके जीरो कर दें और वहां क्वेश्चन आ गया बिना सिमेट्री वाला, तब तो भाई क्लीन बोल्ड हम ही हो जाएंगे। एम फिर सिमेट्री कहा सर? अरे देखो जी, ए बी सी डी 4 मास है, कोई सेंटर में नहीं है, सेंटर पर रहता 0, यहां पर रहता निकाल लिए समय ना। चलिए जरा सा सोचिए, हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द नेट फोर्स ऑन बी। कहां पर निकालना है? बी पर। हम एक मेथड बताया कि भैया जिस पर फोर्स निकालना हो हम पहले उसका डायरेक्शन देख लेते हैं, कहां कहां जाता है वो, फिर वेक्टर ला अप्लाई करेंगे। तो एम इससे चिपकने इधर जाएगा, इससे चिपकने इधर जाएगा। चलो अभी छोड़ दो, इससे बाद में चिपकाएंगे। देखो तो कुछ बातें आया क्या? ए इधर आ रहा है, ए इधर आ रहा है, ठीक है। ए वाला फोर्स बोल तो कितना है? अगर स्क्वायर है तो सब साइड बराबर होगा। ए हो सब पूछता है तुम लोग समय ना। तो बोलिए इसके और इसके बीच का फॉर्मूला बताइए। तो ए क्या होगा? एम और एम मास सेम है, साइड सेम है, मास सेम है, साइड सेम है, यानी फोर्स भी सेम होगा। तो दोनों फोर्स क्या हो गया? सेम हो गया। और एक फोर्स का वैल्यू मैं लिख देता हूं कि कितना वैल्यू है, तो जी एम स्क्वायर और क्या ए स्क्वायर। गुड ना। अब बोलिए दोनों फोर्स कितने डिग्री पर है? 90 पर। तो ये दोनों फोर्स का रिजल्ट 90 पर देख लो वहां से। 90 पर कितना होता है? √2 इंटू एफ। तो एफ का वैल्यू जी एम स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी इस मास के कारण इस पर जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है, लेकिन अभी एक मास और बचा है। अब देखो इस मास के कारण किधर लगाएगा ये? तो इधर लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर लगाएगा। बोलो ए वाला साइड कितना? तो पता होगा √2 इंटू ए डायगोनल होता है। तो मेरे दोस्त ए वाला फोर्स भी इधर ही लग रहा है, मतलब इसी के रिजल्ट पर लग रहा है, इधर ही आ रहा है एक नया फोर्स एफ डैश भी। बोलिए इधर आ रहा है और एक इसका अपना फोर्स था, तो नया वाला फोर्स भी इधर ही आ रहा है। बोथ आर सेम डायरेक्शन, दोनों पैरेलल है। तो क्या करोगे? एफ डैश पहले निकाल, एफ डैश निकाल, कितना एफ डैश आएगा? तो एफ डैश निकाल जी एम स्क्वायर, एम और एम स्क्वायर, डिस्टेंस √2 ए स्क्वायर, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर 2, तो जी एम स्क्वायर और 2a स्क्वायर, ठीक है। ठीक है दोस्त, अब टोटल कितने हो गए? तो इसके कारण इस पर इतना लगा, ये दोनों के कारण इस पर इतना लगा। तो दोनों को जोड़ दो ना, सेम डायरेक्शन में है ही तो जोड़ दो। तो कैसे जुटेगा? जी एम स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस √2 जी एम स्क्वायर और क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। बोलो जी क्या कॉमन लोगे? क्या कॉमन लोगे? तो कॉमन लेंगे सर जी एम स्क्वायर और ए स्क्वायर। क्या आ जाएगा जी? 1/2 प्लस मान गया। यार वेक्टर अच्छा करना, वेक्टर अच्छा कर, वेक्टर अच्छा कर, अच्छा हो जाओगे, न्यूमेरिकल अच्छा हो जाएगा। केवल मैं सुपरपोजिशन की ही बात नहीं कर रहा हूँ, वेक्टर आपको अच्छा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स अच्छा होगा, समय ना आपके फिजिक्स अच्छे होंगे एकदम मतलब मान लीजिए वेक्टर अच्छे नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स अच्छे नहीं, रिवीजन अच्छे नहीं, फिजिक्स अच्छा का भी खराब। क्लियर है? चलिए अब जरा और एक आध क्वेश्चन देख लेता हूं जो अच्छा थोड़ा लगे। एकदम वेक्टर मेथड को पकड़ लो, समय ना एकदम क्वेश्चन को इजी कर देगा। सिमेट्री वाला नहीं बनाएंगे, जी सिमेट्री वाला। 2 क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा सा दिल थाम के बैठ। ए यहां पर एक मास ए है, मतलब बी है, और यहां पर सी है और यहां पर डी। मस्त क्वेश्चन। ए एम है, ए भी एम है, ठीक है, ए बी एम है। आओ अच्छा, ए बी एम है, कहाँ निकालने कहता है बउआ? तो खाली ये बता दे। और ए बी बराबर कहता है, ए डिस्टेंस कहता है एल है,
अब BC भी क्या है, एल है। चल बउआ ठीक है, BC भी एल है, ये दोनों एल है, मतलब मिड पॉइंट पर ही रखा हुआ है। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो एंगल 90 डिग्री है। अरे तू कहता है कहाँ निकालने हैं, बोल। कैलकुलेट द अबाउट पार्टिकल ऑफ M प्लस D। सुनिए जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक मास A पर है, एक मास B पर है, एक मास C पर है। ये जो B पर जो मास है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब L और L दोनों L है, दोनों दूरी बराबर है। नहीं भी देता मैं बराबर मान लेता, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। तुम नहीं भी देता तो मान लेते। सुनिए जरा, अब कह रहा है फोर्स कहाँ निकालने। हमें तो वेक्टर मेथड से ही प्यार है, तो नेट फोर्स ऑन D पर कह रहा है निकालने। चलिए हम देखते हैं कहाँ कहाँ चिपकने जाता है वो। बोलिए जी, ये इधर जाएगा चिपकने और ये इधर जाएगा चिपकने। बोलिए जरा, अब बनाइए AM मतलब दोनों का मास सेम तो फोर्स भी सेम, डिस्टेंस सेम होगा सर। हाँ व्हाई नॉट, डिस्टेंस सेम होगा। EL है, ये वाला डिस्टेंस में दिया हुआ L, समझे ना। आई थिंक ये वाला डिस्टेंस भी L, हाँ ए वाला डिस्टेंस भी L है, तो भैया तो डिस्टेंस तो बराबर हो जाएगा। अरे ए L है तो बोलिए हाइपोटेनस नहीं निकल जाएगा। L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2L स्क्वायर, यानी √2 × L। बोलिए जल्दी बोलिए। अरे यार, L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर √2L स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √2 × L। तो ए वाला साइड जो है आपको तो सेम है, ए वाला डिस्टेंस सेम है, ए वाला डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स सेम होगा क्योंकि मास सेम है। अब जरा सोचिए, ई ऐसे है, ए ऐसे है, ए वैल्यू फोर्स है, ए वैल्यू फोर्स है। ए देखो ए 45, तो ये दोनों के बीच का एंगल बोलिए जल्दी 90 डिग्री सर, 90 डिग्री। ए 90 डिग्री समझे। अरे 45 तो ए 45 समझना, तो कितने आएंगे 90 डिग्री आएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, समझना तो 90 होगा और 45 होगा, तो ये दोनों के बीच 90। अब बताइए दोनों टेल मिलेगा, इसका रिजल्ट बोलिए, रिजल्ट 90 पर, बोलिए रिजल्ट 90 पर, तो √2 × F। रिजल्ट निकाल दीजिए, √2 F का वैल्यू निकालिए, तो GM स्क्वायर। और डिस्टेंस कितना है जी, तो डिस्टेंस √2L है, तो √2 L का स्क्वायर कर दो। चलिए जी, 2 × GM स्क्वायर डिवाइडेड बाई √2 का स्क्वायर 2 L स्क्वायर, कैंसिल हो गया जी, तो GM स्क्वायर बाई क्या हो गया L स्क्वायर। यानी कितने फोर्स आ गए दोस्त इस पर कितने फोर्स आ गए, इस पर फोर्स आ गए GM स्क्वायर बाई L स्क्वायर। यानी इस मास पर इस दोनों के कारण कितना लग रहा है GM L स्क्वायर, और इस डायरेक्शन में। अब देखो इस पर इसके कारण भी तो लगेगा, इस पर इसके कारण भी तो लगेगा, तो अट्रैक्ट होने इधर आएगा, यानी इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स आ गया। अब इस फोर्स का वैल्यू निकालो, तो ये फोर्स का वैल्यू कितना निकलेगा, जल्दी बोल। GM स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना, नेट फोर्स कितना इस पर, तो एक तो इसके कारण इतना और एक उसके कारण, तो GM स्क्वायर बाई कितना L स्क्वायर। कहीं गड़बड़ तो नहीं, तो कितना हो जाएगा, जोड़ लो 2GM बाई L स्क्वायर। आंसर देख लेता हूं मैं, कहीं गड़बड़ कर दिया, कहीं गड़बड़ कर दिया। 2GM स्क्वायर GM स्क्वायर बाई 2L स्क्वायर। आहा, देखो दोस्त थोड़ा मिस्टेक 90 डिग्री पर जब था, 90 डिग्री पर था तो यहाँ √2 ना था फार्मूला में। अरे यार, तो यहाँ √2 हो जाएगा ना, यहाँ √2 हो जाएगा। अब देखो सोल्व करो, √2 × F, तो √2 F का वैल्यू GM स्क्वायर और डिस्टेंस था, तो डिस्टेंस कितना था, तो √2L का स्क्वायर। गड़बड़ थोड़ा सा सुनिए मेरे दोस्त, तो क्या हो जाएगा √2 GM स्क्वायर, अब बेटा √2 का स्क्वायर 2 L स्क्वायर, √2 से √2 में कट जाएगा, तो GM स्क्वायर बाई क्या आ जाएगा √2L स्क्वायर। ए आ जाएगा, नीचे आता है ना, देख लीजिए थोड़ा एक बार। हाँ, तो GM स्क्वायर बाई √2L स्क्वायर, यानी यार थोड़ा मिस्टेक,
तो यहां पर इस पर ये दोनों के कारण कितना आया, gm²/√2l²। गुड है ना। अब इसके कारण कितना आया था, तो gm²/l²। अब दोनों को जोड़ दो दोस्त, जोड़ो दोस्त, तो gm²√2l²। क्या कॉमन ले गया, gm²l² कॉमन ले लीजिए, तो 1 + 1 क्या रूट आ गया आंसर। थोड़ा कंसंट्रेशन भी रखना है बनाने में, न्यूमेरिकल बनाने में थोड़ा कंसंट्रेशन भी रखना है। देखो कंसंट्रेशन से गड़बड़ हो गया, कंसंट्रेशन भी रखना है थोड़ा। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अगले दिन फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताएंगे, और वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस पर ध्यान देने वाली बात है। तो मेरे दोस्त सबसे पहला काम हमें अब करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कल वाले क्लास में कर लेंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा मस्त क्वेश्चन है, हमें थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, सुनिएगा। कह रहा है कि 3 मास हैं, ठीक है, और तीनों मास इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज पर है, ठीक है, और ये तीनों म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के कारण ये आपका क्या करने लगते हैं, सर्कुलर पाथ में घूमने लगते हैं। सर्कुलर पाथ में ऐसे क्या होने लगते हैं दोस्त, घूमने लगते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। 3 मास हैं, तीनों इक्वल हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल पर है, 60 डिग्री 60 डिग्री होगा, साइड बराबर होगा, समय ना 60 डिग्री होगा, हम एक बार लिख देते हैं, सब 60 होगा। तो पूछता क्या है जरा ये बताइए, पूछता है कि बताइए कि जो एम मास होगा ये जब रोटेट करेगा, जब घूमेगा, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। 3 मास है, तीनों मास इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेज पर है, समय ना, और ये जब घूमते हैं तो एक सर्कुलर पाथ में म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण घूमने लगते हैं। तो पूछता है कि एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये तो बात पता है दोस्त कि घुमाने के लिए चाहिए हमको सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो ग्रेविटेशनल दे रहा है। इतनी बात तो आपको जानकारी होना चाहिए, एक क्वेश्चन ऐसा करवाए भी थे। तो सबसे पहले हमको काम करना है कि नेट ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कोई एक मास ले लीजिए, ले लिया मैंने एक मास ए वाला ले लिया, कोई एक ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए ले लिया, एक इधर अट्रैक्ट होने जाएगा इधर, एक इधर अट्रैक्ट होने जाएगा इधर, ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 60, मास सेम है, फोर्स सेम रहेगा। तो बोले इसका रिजल्ट कितने आएंगे, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का रिजल्ट, जल्दी से बोलिए ना, ये सब क्वेश्चन बच्चा वाला क्वेश्चन। अरे ए फोर्स है सेम, क्योंकि मास सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो दोनों फोर्स सेम ही इस पर लगाएगा। एंगल 60 है, तो देखो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल √3 गुना एफ, और एफ बताओ कितना, तो gm², और साइड इसका कुछ मान लो, एल मान लो, ए मान लो, कुछ भी, तो ए मान लो, ए मान लो, ए मान लो, तो gm²/a²। ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल दिए। अब सेंट्रीपिटल फोर्स निकालना है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ओमेगा के टर्म में होता है, एम सेंट्रीपिटल फोर्स होता है m ω² r, अरे mv²/r भी होता है, और इसी को v के ओमेगा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, बताया था सर्कुलर मोशन में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स m ω², क्यों ओमेगा किए, अरे यार ओमेगा निकालना है इसलिए किए, भी में छोड़ दे तो ओमेगा निकलता, अब भी में करके फिर भी से ओमेगा ही निकालना पड़ेगा, तो ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिए। सुनो, एम है, ओमेगा निकालना है, हमको दिक्कत कौन देगा, आर, क्योंकि आर पता नहीं है किसका, आर सर्कल का, तो ये सर्कल का रेडियस। सुनिए कितना बन गया आसानी से, याद कीजिए जरा, क्या ये ट्रायंगल का सेंट्रॉयड है, क्या ये डिस्टेंस, याद कीजिए a/√3 होता है। तो याद रखना है, मैं बोला ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स, वेक्टर अच्छा, फिजिक्स अच्छा, तो बोलिए सेंट्रॉयड, अब सेंट्रॉयड निकाले लगेगा बच्चा लोग, अरे यार ऑब्जेक्टिव है, टिक लगाने वाला, रंगने वाला, तू सेंट्रॉयड निकालने में और डिस्टेंस निकालने में रह जाना, cos 30 डिग्री बेस बाई हाइपोटेनस, करना टाइम बर्बाद, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बोलिए ए रेडियस कितना आया, a/√3, अरे यही ना सेंटर है, तो ट्रायंगल का ही सेंट्रॉयड हो गया, और सेंट्रॉयड जानते हैं इसका 1/√3 होता है, अभी कुछ देर पहले बताए थे, मुझे पागल बना दो, समय ना तुम लोग, m ω² और रेडियस कितना, तो a बाई कितना √3,
हाँ या ना बोलिए। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट से आ जाइए, बन गया क्वेश्चन। सेंट्रीपिटल बराबर ग्रेविटेशनल। सेंट्रीपिटल कितना, एम ओमेगा स्क्वायर ए बाई रूट थ्री, और ग्रेविटेशनल कितना निकाले हैं, तो रूट थ्री इंटू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। कैलकुलेशन अच्छा से कीजिएगा, नहीं तो अभी जैसे गड़बड़ हुआ ना तो वैसे ही गड़बड़ हो जाएगा। चलिए जी, मुझे ओमेगा स्क्वायर निकालना है ना, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर रूट थ्री को रूट थ्री से गुना कर दीजिए तो 3 आ जाएगा, और यहां ले आइए तो एक क्यू आ जाएगा, और बच गया क्या, बच गया जीएम। क्या बच गया, जीएम। ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, रूट अंडर 3gm बटा ए क्यू। मतलब इतना एंगुलर वेलोसिटी आ गया यार। सब फॉर्मूला का ड्राइवेशन, ये सब फॉर्मूला है, आप क्वेश्चन इससे कर सकते हैं, और अच्छे क्वेश्चन ये सब है, दिमाग लगाना है। अगले दिन मिलेंगे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेकर, उससे भी अच्छे अच्छे मेथड्स बताएंगे, ट्रिक्स बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और आसानी से कैसे सॉल्व करें। उसके बाद फिर ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बताएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे, सैटेलाइट, बहुत सारे बातें इसमें करने हैं। तो आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू। देखिए सर उसको बंद कर दीजिए, कहाँ गए।